वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 6 के लिए सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक इस पूरे ही चैप्टर की तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले आपको चैप्टर पढ़कर बताऊंगी मायनों के साथ, ताकि एग्ज़ाम से रिलेटेड हर क्वेश्चन की तैयारी आपकी परफेक्ट ढंग से हो सके। फिर लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर लिखना बताऊँगी कि आपको किस तरह से लिखने हैं। और एक ज़रूरी बात भी बताना चाहती हूँ कि इस बुक के 10 चैप्टर हैं, तो 10 के 10 चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर एक साथ एक वीडियो में मैंने अपलोड किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि लिखते टाइम आपको अलग अलग वीडियो फाइंड ना करनी पड़े। तो सबसे पहले मैं सबक को पढ़कर बताऊँगी, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे इस कहानी को। फिर लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर बता दूँगी। कौन से दिन अच्छे। बुंदेलखंड के एक शहर में एक सेठ रहता था। वह बहुत मालदार था। उसकी कई हवेलियाँ थी, ज़मीन जायदाद थी। उसके घर में खून बरस रहा था। खून यानी कि अत्यधिक माल दौलत, ज़मीन जायदाद थी उसके पास। सेठ के 4 बेटे थे, चारों खूबसूरत, सजीले जवान, अक्लमंद और दाना। अक्लमंद इंटेलिजेंट को कहते हैं और दाना भी इंटेलिजेंट को कहते हैं। तो यहाँ पर इन लड़कों की ज़्यादा से ज़्यादा खूबी बयान करने के लिए दोनों ही लफ्ज़ों का साथ इस्तेमाल किया गया है। जब बड़े बेटे की शादी हुई तो नगर सेठ ने दूरंदेशी का इम्तिहान लेने के लिए अपनी बहू से एक सवाल पूछा। बहू, ये बताओ कि कौन से दिन अच्छे होते हैं। समझ में आया। जब बड़े बेटे की शादी हुई तो नगर सेठ ने अपनी बहू की दूरंदेशी का अंदाज़ा लगाने के लिए कि बहू कितनी इंटेलिजेंट है, किस तरह से मेरे सवाल का जवाब देगी दूरंदेशी के साथ। दूरंदेशी यानी कि बात को सोच समझकर, आगे की बात को सोचकर जवाब देना, आगे के वक्त और हालत को देखते हुए। तो बहू ने क्या जवाब दिया। बहू ने जवाब दिया, पिताजी गर्मी के दिन बहुत अच्छे होते हैं। इस वक्त न सर्दी की परेशानी रहती है और न बरसात की कीचड़। दिन खस की टट्टी में कट जाता है, रात को बाहर सो सकते हैं। खस की टट्टी यानी कि खस का लेप लगाकर रह सकते हैं। खस का शरबत भी पी सकते हैं और गर्मी को दूर भगा सकते हैं, और रात को बाहर आराम से सो सकते हैं। बहू ने जवाब दिया कि गर्मी का मौसम। नगर सेठ ने जवाब सुनकर क्या कहा, बहुत अच्छा कहकर खामोश हो गया। लेकिन जब दूसरे बेटे की शादी हुई तो उसने नई बहू के सामने भी वही सवाल रखा। उसने जवाब दिया, पिताजी दिन तो बरसात के अच्छे होते हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सावन में झूले डालकर झूलने का तो मज़ा निराला होता है। चढ़े हुए दरिया और नदी नाले देखकर दिल बाग बाग हो जाता है। चढ़े हुए दरिया और नदी नाले का मतलब है नदी नालों में और नालों में दरियाओं में पानी भरा होता है, जिसे देखकर दिल खुश होता है, दिल बाग बाग होता है। दिल बाग बाग होना मुहावरा है। सेठ उसकी ये बात सुनकर खामोश हो गया। लेकिन जब तीसरे बेटे की शादी हुई तो उसने बहू से फिर दोबारा सवाल दोहराया। उसने कहा, पिताजी दिन तो सर्दी के भले होते हैं। सर्दी हो तो गर्म कपड़े पहनकर जहाँ चाहे घूमो फिरो, मीठी मीठी धूप के मज़े लो और रात को नरम बिस्तर में लिहाफ ओढ़कर सोया जा सकता है। इसलिए सर्दी के दिन बहुत अच्छे होते हैं। नगर सेठ बहू की बात सुनकर चुप हो गया। चंद माह यानी कि चंद महीने बाद जब चौथे बेटे की शादी हुई और बहू घर आई तो सेठ ने यही सवाल छोटी बहू से भी किया। उसने बड़े इंकिसार के साथ जवाब दिया, पिताजी दिन वही अच्छे होते हैं जो सुख से गुजर जाए। चौथी बहू का जवाब सुनकर सेठ खुश हो गया, उसका चेहरा खिल उठा। छोटी बहू ने क्या जवाब दिया कि पिताजी वही दिन अच्छे होते हैं जो सुख से गुजरते हैं, यानी कि दिन के अच्छे होने के लिए सर्दी गर्मी बरसात की ज़रूरत नहीं होती है। जिन दिनों में सुखहाल इंसान रहता है वही दिन सबसे अच्छे होते हैं। अब तकदीर का खेल भी अजीब होता है, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं गुर्बत तो कहीं तवंगिरी। गुर्बत कहते हैं गरीबी को, तवंगिरी कहते हैं तंगदस्ती को। तो इस तरह आजमाइश के दिन भी आ गए। न जाने किस बात पर राजा का मिजाज बरहम हुआ, यानी कि राजा नाराज़ हुआ और सेठ से बदसन हो गया। बदसन यानी कि सेठ के खिलाफ हो गया राजा। राजा ने उसे शहर छोड़कर जाने का हुक्म दिया कि नगर सेठ जिस हालत में हो उसे और उसके सारे ख़ानदान को देश बदर कर दिया जाए, यानी कि शहर से बाहर निकाल दिया जाए। हाकिम ने जाकर नगर सेठ को राजा का हुक्म सुना दिया। सबकी तलाशी ली गई और घर से एक तिनका तक उठाने का हुक्म न था। 3 कपड़ों के साथ खाली हाथ उन्हें शहर से बाहर निकल जाना था। जब सब बाहर निकल गए तो छोटी बहू सामने आई।
उसके हाथ में हांडी थी। उसमें 1 किलो की करीब गूंदा हुआ आटा रखा था। जब सिपाही ने उससे हांडी छीनना चाही तो उसने कहा, श्रीमान जी, मैं सबसे छोटी बहू हूँ। सबसे छोटी बहू होने की वजह से मैं अब तक खाना नहीं खा सकी। बाकी सब खा चुके हैं। कृपा करके या तो पहले मुझे खाना पका कर खा लेने दीजिए या फिर ये आटा मुझे साथ ले जाने दीजिए। फिर आगे है, राजा का हुक्म था कि उन्हें फ़ौरन शहर बदर कर दिया जाए। लिहाजा सिपाही ने बहू को आटे की हांडी ले जाने की इजाज़त दे दी। नगर सेठ अपने ख़ानदान के साथ एक काफ़िले यानी कि एक ग्रुप की शक्ल में आगे बढ़ने लगा। ये कारवां यानी कि ये ग्रुप एक मकाम यानी कि एक जगह से दूसरे मकाम पर कूच करता हुआ, कूच यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं, कूच करता हुआ आगे बढ़ता रहा। रास्ते में वे एक जगह सुस्ताने बैठ गए। उस वक्त धूप बहुत तेज़ थी और लोहे के थपेड़े जिस्म को झुलसा रहे थे। परेशानी के आलम में बड़ी बहू के मुँह से अचानक निकल आया, हाय कितनी गर्मी है, जिस्म भुना जा रहा है। सेठ ने बहू की बात सुनकर बहू को ताना दिया, तो क्या हुआ, खस की टट्टी क्यों नहीं लगवा लेती ताकि आराम मिले। क्योंकि बड़ी बहू ने कौन से दिन सबसे अच्छे हैं का क्या जवाब दिया था कि गर्मी के दिन सबसे अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर नगर सेठ ने बड़ी बहू को ताना दे दिया कि खस का लेप क्यों नहीं लगवा लेती। बहू चिढ़कर खामोश हो गई। चंद रोज़ बाद बरसात का मौसम आ गया। बादल घिराए, हवा चली और उसके साथ ही पानी बरसने लगा। थोड़ी देर में ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सब लोग पनाह लेते भागे। दूसरी बहू इसी जंगल बियाबान में एक छोटी सी झोपड़ी में आकर बहुत दुखी हुई। सेठ से ना रहा गया। यहाँ पर भी उसने छोटी बहू को ताना दिया, यानी कि ताना नहीं दिया, तंज किया। क्योंकि उसने क्या जवाब दिया था कि बरसात के दिन सबसे अच्छे होते हैं। उसने उसकी जानिब रुक करके आहिस्ते से कहा, बहू आज तो बरसात में झूले डालकर झूलने में मज़ा आ जाएगा। दूसरी बहू झेपसी गई। रात हुई, पानी थम गया, लेकिन जंगल के खुले माहौल की वजह से सर्दी बढ़ गई। सबके दांत बजने लगे। तीसरी बहू भी मारे सर्दी के ठिठरी जा रही थी। उसे ठिठरते देखकर सेठ जी ने तीर छोड़ा, बहू घबराती क्यों हो, नरम बिस्तर में जाकर लिहाफ ओढ़कर क्यों नहीं सो लेती। ये सुनकर बहू मारे शर्म के ज़मीन में गड़ गई। छोटी बहू ने कंडे जलाए यानी कि उपले जलाए और साथ लाए आटे की रोटियां सेक कर सबको दी। सब ने 2-2 रोटियां खाकर पेट भर लिया। वे आटे में एक लाल भी छिपा कर लाई थी। उसने उसे अपने शौहर को दिया। फिर यूँ कहा, करीबी गांव में इसे गिरवी रखकर कुछ रुपए ले आओ और साथ ही घर का ज़रूरी सामान भी खरीद लाना। उसका शौहर गांव में साहूकार के पास गया और लाल बेच दिया। लाल किसे कहते हैं, कीमती रतन को, कीमती पत्थर को। ज़रूरी सामान लेकर आ गया और दूसरे दिन वे एक और शहर में पहुँचे। वे एक मंदिर में जाकर ठहर गए। सेठ ने उन रुपयों से तिजारत की यानी कि बिजनेस शुरू किया। एक शहर से दूसरे शहर जाकर आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार सेठ ने फैला दिया और चारों लड़के भी सख्त मेहनत मशक्क़त करने लगे। आखिर चंद बरस बाद उसने वहाँ अपनी हवेली बना ली और देखते ही देखते वे उस शहर का भी बड़ा सेठ बन गया। मगर ये शहर भी राजा की सल्तनत में शामिल था। राजा की सल्तनत में यानी कि राजा के अंडर आता था ये शहर भी। राजा को जब इसका इल्म हुआ यानी कि राजा को जब इस बात का पता चला तो वे उसकी हवेली के इर्द गिर्द चक्कर लगाने आया। उसने वहाँ कान लगाकर सुना। सेठ का बड़ा लड़का कह रहा था, मेरे लिए पान बना कर लाओ। इतनी रात को पान खाने की क्या तुक है, यानी कि इतनी रात को पान खाने की क्या ज़रूरत है। चूना नहीं है, बहू ने जवाब दिया। तो क्या हुआ, मेरे कान की बाली में एक पक्का मोती है, इसको जलाकर मेरे लिए पान लगा दो। लड़के ने कहा, ये कैसे हुआ। राजा ने सोचा कि ये कैसे हुआ, ये आन की आन में इतना मालदार और खुशहाल हो गया। राजा ने सोचा। आज सुबह राजा ने सेठ को पकड़वा कर बुलवाया और पूछा, बताओ बड़ा कौन है, हम या तुम। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, बड़े तो आप ही हैं महाराज, कहाँ आप और कहाँ मैं एक मामूली सेठ। साफ साफ जवाब दो, वरना तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को बहू बेटों समेत जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने डांट कर कहा। फिर आगे है, जैसा हुक्म सरकार, कल आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। सेठ ने जवाब दिया। सेठ ने घर आकर सारा किस्सा सुनाया तो छोटी बहू ने कहा, पिताजी आप महाराज से कहलवा देगी, छोटे से सवाल का जवाब मेरी छोटी बहू देगी। वे उसके लिए यानी कि छोटी बहू के लिए रनवास भरवाए और
बुलवाने के लिए पालकी भेजे। रनवास यानी कि खत लिखकर भिजवाए बहू को बुलाने के लिए इज्जत के साथ, और बहू को बुलाने के लिए पालकी भेजे। राजा ने वही सब कुछ किया। जब लोग दरबार में पहुंच गए तो राजा ने पूछा, बड़ा कौन है, हम या तुम्हारे ससुर? छोटी बहू ने जवाब दिया, बड़े आप ही हैं महाराज, हम बड़े कैसे हो सकते हैं? आप जैसे बड़े लोग ही मेरी ससुर की जायदाद जब्त कर सकते हैं, हम सबको देश बदर कर सकते हैं। हम अपनी हिम्मत और मेहनत से हम फिर खुशहाल हो जाएं तो फिर आप बड़े होने के नाते हमें जेल की हवा खिलाने की धमकी दे सकते हैं। समझ में आया? छोटी बहू ने क्या कहा राजा से कि बड़े तो आप ही हैं महाराज, आप जैसे बड़े लोग ही मेरे ससुर की संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, हम सबको शहर से बाहर निकाल सकते हैं, और अगर हम फिर से अपनी मेहनत से और हिम्मत से कामयाब हो जाए तो आप फिर हमें दोबारा बुलाकर जेल खिलाने की धमकी दे सकते हैं। राजा ने टोकते हुए कहा, बड़ा वे क्यों नहीं जो पक्का मोती जलाकर उसकी राख में पान खाना चाहता था? तो बहू ने क्या जवाब दिया, यानी कि राजा ने क्या कहा कि बड़ा वो क्यों नहीं हुआ जो पक्के मोती को जलाकर पान खाना चाहता था? तो बहू ने जवाब दिया कि महाराज, हम दिन के अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर एक दिन को एक जैसा मानते हैं। समझ में आया? छोटी बहू ने क्या जवाब दिया कि सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छा और बुरा वक्त सबका आता है। जब हमारा बुरा वक्त था तो हमने समस्याओं का सामना किया, और अब अगर अच्छा वक्त आ गया है तो हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए हम दिन के अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर एक दिन को एक जैसा मानते हैं। ये जवाब सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उन्होंने फ़ौरन सेठ की जब्त शुदा सारी जायदाद वापस लौटा दी, उसे दोबारा शहर में बाइज्जत वापस बुला लिया। इस कहानी को किसने लिखा है? यानी कि ये कहानी है मध्य प्रदेश की लोक कहानी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1, नगर सेठ ने चारों बहुओं के सामने कौन सा सवाल रखा? तो जवाब में लिखोगे, नगर सेठ ने चारों बहुओं के सामने ये सवाल रखा कि ये बताओ कि कौन से दिन अच्छे होते हैं। सवाल नंबर 2 है, नगर सेठ ने चारों बहुओं से एक ही सवाल क्यों किया, यानी कि एक ही सवाल क्यों पूछा? जवाब, नगर सेठ ने चारों बहुओं से एक ही सवाल उनकी दूरअंदेशी देखने के लिए किया, यानी कि नगर सेठ ने चारों बहुओं से एक ही सवाल इसलिए किया ताकि उसे पता चल सके कि इन चारों बहुओं में से कौन सी बहू दूरअंदेशी से आगे तक की बात को सोचकर सही फैसला, सही जवाब देगी। सवाल नंबर 3, दूसरी बहू ने नगर सेठ के सवाल का क्या जवाब दिया? जवाब होगा, दूसरी बहू ने नगर सेठ के सवाल का ये जवाब दिया कि बरसात के दिन अच्छे होते हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। सवाल नंबर 4, शहर बदर होने से पहले छोटी बहू ने सिपाही से क्या कहा? जवाब, शहर बदर होने से पहले छोटी बहू ने सिपाही से ये कहा कि छोटी बहू होने की वजह से मैं अब तक खाना नहीं खा सकी, बाकी सब खाना खा चुके, मुझे खाना पकाकर खा लेने दीजिए या फिर आटा साथ ले जाने दीजिए। सवाल नंबर 5, छोटी बहू ने राजा को क्या जवाब दिया? जवाब में लिखोगे, छोटी बहू ने राजा को ये जवाब दिया कि बड़े आप ही हैं महाराज, आप जैसे बड़े लोग ही मेरे ससुर की दौलत जब्त कर सकते हैं, हम सबको देश बदर कर सकते हैं, और हम हिम्मत और मेहनत से हम फिर खुशहाल हो जाएंगे तो फिर जेल की हवा खिलाने की धमकी दे सकते हैं। यानी कि छोटी बहू ने राजा से क्या कहा कि महाराज, बड़े तो आप ही हैं और बड़े लोग ही मेरे ससुर की संपत्ति को जब्त कर सकते हैं, हम सबको देश से बाहर भी निकाल सकते हैं, और जब हम अपनी हिम्मत और मेहनत से दोबारा सरसब्ज हो जाएं तो आप फिर हमें अपने बड़े रुतबे के कारण वापस बुलाकर दोबारा जेल में हवा खिलाने की धमकी दे सकते हैं। समझ में आया कि छोटी बहू ने राजा को रेस्पेक्ट के साथ ये समझाया कि आप अपने ओहदे से बार बार हमें परेशान कर रहे हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास किस तरह हुआ? जवाब, राजा को अपनी गलती का एहसास इस तरह हुआ जब छोटी बहू ने कहा, महाराज, हम दिन के अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर एक दिन को एक जैसा मानते हैं। तो छोटी बहू ने क्या जवाब दिया था कि महाराज, हम दिन के अच्छे गुजरने पर रखते हैं और हर एक दिन को एक जैसा मानते हैं, यानी कि अच्छा और बुरा वक्त सबके साथ होता है। कभी तो इंसान धन संपत्ति
धन संपन्नता के साथ जीता है और कभी गरीबी में गुर्बत में जीता है। इसलिए हम दिन के अच्छे गुजरने पर यकीन रखते हैं और हर एक दिन को एक जैसा मानते हैं। तो यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और प्लेलिस्ट के अंदर आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी।